संसद में बैठे संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, या नए संसद की इमारत या उसके आर्किटेक्चर या उसके डिजाइन से बढ़कर, इन सब से कहीं गुना ज्यादा बढ़कर हमारा संविधान है। संसद की आत्मा, पार्लियामेंट की आत्मा, पार्लियामेंट का सोल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और अल्टीमेटली जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिनको हम तय करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे हितों के लिए पार्लियामेंट में जाके बात करते हैं और प्रपोजल्स रखते हैं। कितनी अनफॉर्चुनेट बात कि अभी बीते गए दिन 140 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड करा गया। न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे टैगलाइंस और हैशटैग्स चल रहे थे, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंटेरियंस को सस्पेंड करना आजाद भारत में ना तो यह पहली बार हुआ है और ना आखिरी बार होगा, लेकिन इतने स्केल पे एक साथ इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को सस्पेंड करना वाकई में काफी आश्चर्य का विषय है। बीते गए दिन पार्लियामेंट में हुए सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा उठाया गया और ऑपोजिशन एमपीज ने कहा कि इस बात के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। होम मिनिस्टर से यहां पे आंसर मांगी, अकाउंटेबिलिटी मांगी, जो कि ठीक है। किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आपने कोई मुद्दा डिबेट करना है और अगर पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, जैसे भी विंटर सेशन चल रहा था, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन एमपीज का और रूलिंग पार्टी के एमपीज का बिल्कुल अधिकार बनता है, ड्यूटी बनती है उन मुद्दों के बारे बात करने के लिए। पब्लिक सब देख रही है। आफ्टर ऑल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, हमसे ही वोट लेने आते हैं। हमारे इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और लॉज बनाते हैं। हम सबके पास अपनी जिंदगी में, अपने 9 to 5 रूटीन में, 9 to 6 रूटीन में टाइम नहीं मिलता कि हम ऐसे फैसले उठा सकें जो कि सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए हो। और इस करके ये जिम्मेवारी हमने संसद के सदस्यों को दी है। लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं? मैं फिर यह कहूंगा कि ना तो यह पहली बार हुआ है और ना यह आखिरी बार होगा कि पार्लियामेंट में लॉग जाम था, पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाया। अब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है या डेथ ऑफ पॉलिटिक्स है, इस बात के बारे यहां पे इस वीडियो में समझेंगे। बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में और मुझे लगा कि वो आर्टिकल रेलेवेंट है आप सबके लिए, आपके साथ डिस्कस करूं और जो विचार आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ने प्रकट करे हैं उसकी हम यहां पे ओपन डिस्कशन कर सकें। तो क्या पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं है? ब्यूरोक्रेट्स, आप आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक पीओ है, एसएससी है, स्टेट सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी है, या चाहे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे एमबीए की तैयारी कर रहे होंगे। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस भी प्रोफेशन में आप जाएं आप प्रोफेशनलिज्म शो करें। लेकिन पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म का क्या पॉलिटिक्स में कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं होती है? मुझे इससे एक कोट याद आता है जो कि मैंने एसे राइटिंग टेस्ट में बच्चों को दिया था लिखने के लिए, इसके ऊपर एक टॉपिक दिया था। यह मैक्स वेबर का कोट है, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। मैक्स वेबर ने इसके ऊपर एक एसे लिखा था। जो बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं वो इस बात को समझेंगे मैक्स वेबर कौन थे। डेफिनेटली आपने उनके बारे पढ़ा होगा। इकोनॉमिस्ट भी थे और सोशियोलॉजिस्ट भी थे जर्मनी के। वो कहते थे कि या तो आप राजनीति के लिए जीते हैं या आपका कर्तव्य होता है कि आप अच्छा पॉलिटिक्स करें। ईदर वन लिव्स फॉर पॉलिटिक्स और वन लिव्स ऑफ पॉलिटिक्स। अंतर क्या है? अंतर यह है कि या तो आप पॉलिटिक्स में आते हैं अपनी ग्रीड को, अपने स्वार्थ को, अपनी लालच को पूरा करने के लिए, यानी कि पावर अपने कब्जे में करके अपना भला करने के लिए, या आप पॉलिटिक्स में आते हैं अपना भला नहीं लेकिन लोगों का भला करने के लिए, लिविंग ऑफ पॉलिटिक्स। सो आइदर यू लिव फॉर पॉलिटिक्स यानी कि फॉर योरसेल्फ, or you live off politics, that you're not having this power only for yourself, but you want this power should be utilized in a way जिससे समाज की, सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, एडवांसमेंट हो सके। अब ये कोट मेरे को रेलेवेंट लगा जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा बिहाइंड सस्पेंशन ऑफ 143 MPs अ पॉलिटिकल इमोरालिटी। और ये आर्टिकल 21 दिसंबर को आया था इंडियन एक्सप्रेस में और इस आर्टिकल में पॉलिटिकल प्रोफेशनलिज्म की बात करी।
कि प्रोफेशनलिज्म या ऐसी एथिकल वैल्यूज हमारे पॉलिटिक्स में डिक्लाइन में क्यों है? व्हाई इज दैट कि आज हमने इतने अच्छे से 2023 के साल में, आज 2023 खत्म हो रहा है, हमने G20 की अध्यक्ष पद निभाया, हमने SCO का अध्यक्ष पद निभाया, पूरी दुनिया आज भारत को लुक अप टू करती है। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी काफी शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे सही मायने में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं की जा रही है? वहां पे ये क्यों देखा जा रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा है और ये क्राइसिस बहुत डीप हो रहा है? अब इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट बात करते हैं कि डीपर पॉलिटिकल क्राइसिस, जो हमारे पार्लियामेंट में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है, 140 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है रिसेंटली कंक्लूडेड विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, यह दिखाता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ द पार्लियामेंट वो कितना कमजोर हो रहा है। यानी कि हमारी जो वैल्यूज हैं, जिन सिद्धांतों पे हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिन सिद्धांतों पे हमारा संविधान बनाया था, आज वो सिद्धांत और आज वो वैल्यूज क्यों कमजोर हो रही हैं? क्या इस तरह के वाक्य, क्या इस तरह के दृश्य आने वाले समय में हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को या लोकतांत्रिक समाज को ठेस पहुंचा सकते हैं? यह बात सोचने वाली है। क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव डिस्कशन। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक पार्टी के हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं तो वो हमको वादा करते हैं कि वो हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे फायदे के लिए बिल्स बनाएंगे, काम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब वो एमपी बन जाते हैं तो उनकी लॉयल्टी केवल उनकी पार्टी के साथ होती है। वो कोई भी फैसला लेने से पहले उनको यह सोचना पड़ता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्या है। इंडिपेंडेंट व्यूज वो प्रकट नहीं कर सकते हैं। और यदि अगर एक कोलिशन की सरकार है, जैसे यूपीए 2 के टाइम पे था, तो वहां पे कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स आ जाता है कि आप कुछ कमेंट करना चाहें, कोई प्रस्ताव रखना चाहें, लेकिन अगर आपके कोलिशन पार्टनर्स आपके साथ या आपकी पार्टी के साथ सहमति नहीं रखते हैं तो आपको चुप रहना पड़ता है। तो एक्चुअल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो एक्चुअल लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो कहां का कंस्ट्रक्टिव रह गया? पार्लियामेंट्री डिस्कशन की जहां पे बात आती है, पार्लियामेंट्री डिस्कशन, द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट वो कितनी कमजोर हो रही है। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे जो कि रिसर्च करके आते होंगे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? कोई ना कोई मुद्दा हमेशा उठाया जाता है, चाहे वो अदानी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, या चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीच का हो। और वो मुद्दा इस तरीके से उठाया जाता है कि उन मुद्दों का कोई लेना देना नहीं होता, जो आगे पार्लियामेंट के सामने एजेंडा होता है बातचीत का। तो यहां पे मैच्योरिटी ना तो ऑपोजिशन के द्वारा देखने को मिलती है और ना ही रूलिंग पार्टी के द्वारा देखने को मिलती है। वेरी सॉरी टू से दैट। पॉलिटिक्स एज अ सर्विस, अब जैसे SAAS है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात होती है, तो पॉलिटिक्स एज अ सर्विस। अरे जब हम आजाद हुए थे, हमारे फाउंडिंग फादर्स थे हमारे संविधान के, उन्होंने कुछ वैल्यूज इंबाइब करी थी, और वो वैल्यूज और वो कमिटमेंट्स उन्होंने इंबाइब करी थी हमारी स्ट्रगल ऑफ, जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रहा था, जो संघर्ष हमारे बाप दादाओं ने 250-300 साल किया आजादी पाने के लिए। उस संघर्ष के निर्धार पे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वो वैल्यूज इंबाइब करी। और किसी जमाने में पॉलिटिक्स में आना या पॉलिटिक्स अपनाना एक किस्म का सोशल सर्विस देखा जाता था। अगर हम शुरुआती दशकों की बात करें, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, वो अपने आप को कंपैशनेट और सेल्फलेस इंडिविजुअल्स कहलाते थे, और वो कमिटेड रहते थे टू द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटीज जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लिविंग फॉर पॉलिटिक्स वाली बात हो रही है। यानी कि आज अपनी स्वार्थ की बात हो रही है, आज पावर को ग्रैब करने की बात हो रही है। और ये आज की बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मोदी सरकार है तो ये प्रोपेगेंडा ऑपोजिशन के द्वारा लगाया गया है। ये पहले भी था और ये आज भी है कि पावर हर किसी को पसंद है, लेकिन पावर हर कोई अपने आप तक रखना चाहता है। उस पावर का फायदा नहीं उठाना चाहता, उस पावर का फायदा दूसरों के लिए नहीं उठाना चाहता, अपने लिए उठाना चाहता है। तो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स एक ऐसा धंधा बन चुका है
जहां पे अगर आपने क्विकली पावर गेन करनी है तो आपको अपने पार्टी बॉसेस और मीडिया के सामने अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, चमचागिरी करनी है, आपको वो भाषा बोलनी है, आपको वो भाषा बोलनी है जिससे आपको ग्रेटर विजिबिलिटी मिल सकती है। इन्फ्लुएंसर्स के जमाने में, लाइक्स और हार्ट्स के जमाने में आपको वो चीजें बोलनी है जिसके चलते आप ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव काम अगर आप कर रहे हैं या कंस्ट्रक्टिव बातें आप कर रहे हैं या वेल रिसर्च डिबेट अगर आप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, यह ट्रेंड आज के टाइम पे नहीं रहा, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को भी लगता है कि आजकल ये अच्छी अच्छी बातें सुनने का रवाज नहीं है। लोगों को मसाला देखना है, लोगों को मसाला सुनना है, कंट्रोवर्सी देखना है। तो आज के टाइम पे सत्ता में रहने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए पॉलिटिशियंस इतने डेस्परेट हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और आइडियोलॉजी का तो रोल रहा नहीं। अब आज के टाइम पे तो जब आप देखते हैं कि कैंपेनिंग हो रहा होता है, जो इलेक्टोरल पैकेजेस बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे कुछ शॉप करते हैं तो वो जैसे एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, उसी तरह से इलेक्टोरल मार्केट प्लेस में फ्रीबीज की बात करो, कुछ ऐसे सब्सिडीज की हम बात करें या कुछ ऐसे झूठे वादों की बात करें, ये लोगों को बेचे जाते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि वो वादे बेचने से, वो वादे सेल करने से देश को कितना नुकसान हो सकता है। पॉलिटिक्स पहले भी कॉम्पिटिटिव था, आज और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, बिकॉज आज आइडियोलॉजी की इतनी वैल्यू नहीं रही है। अब वो एक जमाना था कि भाई कांग्रेस कहता था कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, बीजेपी को कहते थे कि आप एक सांप्रदायिक पार्टी हैं, कम्युनलिस्ट पार्टी हैं। अब वो बात खत्म हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज दे डोंट फील द नीड टू बर्निश देयर आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी। इंस्टेड आज के टाइम पे देखा जाता है कि एंथुसियाज्म होता है जो डोमिनेंट पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्टोरल वायबिलिटी, इलेक्टोरल रेलेवेंस बना रहे। तो अगर हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी बीजेपी की है तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी नहीं चैलेंज करेगी, बिकॉज पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बने रहने के लिए, इलेक्टोरल वायबिलिटी के लिए वो आइडियोलॉजी एम्ब्रेस करना कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है, भले वो इस आइडियोलॉजी के विरुद्ध हो। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इशू जिनके लिए पार्लियामेंटेरियंस को चूज किया जाता है, उन कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पे बात नहीं होती। देन हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं। The intellectual bankruptcy of the political class does not allow कि जो politicians हैं, जो हमारे संसद के members हैं, वो नए political ideas generate कर सकें। और क्योंकि कुछ नया जनरेट करने को होता नहीं है तो वही 3-4 बातें, अदानी का इशू हो गया, मणिपुर का इशू हो गया, उन सब बातों से कंस्ट्रक्टिव काम जो पार्लियामेंट में हो रहा होता है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का फायदा ही क्या? आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग ना बने, बट ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी इमारतें बनाने का फायदा ही क्या जब इस तरह के सेशंस वॉश आउट हो रहे हैं। मॉनसून सेशन था, अब विंटर सेशन भी वॉश आउट हुआ है, आगे बजट सेशन आएगा, तो इसका फायदा ही क्या? लोगों का नुकसान हो रहा है। कॉमन इंडियंस, आपके और मेरे जैसे, वो आज भी संसद को एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन मानते हैं देश का। अब आप देखते हैं कि वोटर्स आज के टाइम पे बहुत एजुकेटेड हैं। वोटर्स आज के टाइम पे उस झांसे में नहीं आते जिस झांसों में राजनेता आज से 20-30 साल पहले राजनीति करते थे। आज के टाइम पे वोटर्स भी वेल अवेयर हैं। तो जोरों शोरों से, काफी जोश के साथ अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, आने वाले समय में 6 महीनों में इलेक्शंस होने वाला है, तो क्या हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो भी हमारे लिए 150 करोड़ इंडियंस के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नर्चर करें और प्रोटेक्ट करें? यह सोचने की बात है। अब ये जो बातें हमने यहां पे करी हैं दोस्तों, ये बातें बहुत रेलेवेंट हैं। अगर हम इन जनरल, अगर हम किसी एस्से की टॉपिक की बात कर रहे हैं, जहां पे अगर आपको ऐसा टॉपिक दिया जाता है, जहां पे आपको डायकोटमी दी गई है दैट ईदर यू लिव फॉर पॉलिटिक्स और लिव ऑफ पॉलिटिक्स, या अगर आप पॉलिटिकल बिहेवियर को अगर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो आई फाउंड दिस आर्टिकल वेरी रेलेवेंट। आपके क्या व्यूज हैं इस रिसेंटली
दिए गए फैसले को जहां पे 140 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। क्या व्यूज हैं आपके? हमारी जो डेमोक्रेसी है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, जहां पे एक तरफ भारत को शाबाशी मिल रही है, अफ्रीकन यूनियन को G20 में लेके आए हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स के लिए भारत सबसे आगे है, COP28 में भारत को प्रशंसा मिल रही है, ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स हम रैपिड इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सारे देश, इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत को लुक अप टू करती हैं फॉर डिजिटल पेमेंट्स। लेकिन ये सब अचीव करने के बावजूद हम संसद में क्या कर रहे हैं? क्या विचार है आपके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अंत में यही बताना चाहता हूं, एसए फॉर यूपीएससी 2024 दोस्तों, यदि आप इच्छुक हैं तो हमने लास्ट बैच इस साल का हमने अभी 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च किया था, एसए फॉर यूपीएससी 2024। तो अभी भी अगर आप चाहते हैं इस बैच में एनरोल होने के लिए, सीट्स ओपन है, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ आप अभी भी मेंस की प्रैक्टिस और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर आप फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स की तैयारी करें। इस कोर्स के फीचर्स की जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और जल्दी इसमें एनरोल करें। मेरे साथ पर्सनली आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको मेरे द्वारा इस कोर्स में मिलेगी। बाकी अन्य और कोर्सेज के लिए जो स्लीपी क्लासेस के द्वारा चलाए जाते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।